ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। और यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। किसी भी चीज को क्रूप मत कहो, सिवा उस भय के जिसकी मारी कोई आत्मा खुद अपनी स्मृति से डरने लगे। किसने कहा है? खलील जिब्रान ने कहा है। गहराते जल संकट का फैलता दायरा, और ये आप लोग देख भी रहे हैं कि जल संकट बड़े बड़े महानगरों में भी देखने को मिल रहा है। और इंदौर का हाल आप लोगों ने देखा, कई साल से स्वच्छता के मामले में टॉप पर बना हुआ था। वहां जहरीला पानी पीने से लोगों की मौत हुई या नहीं हुई? बिल्कुल हुई। तो हम सभी यह सुनते और जानते हुए बड़े हुए हैं कि जल है तो जीवन है, और इसके बावजूद जल का अपव्यय करते हैं। और जिस गति से संचय करने की बात की जाती है, उससे कई गुना पानी की बर्बादी होती है। कहीं भी सड़कों पर पानी बहते हुए देखा जा सकता है। और यही कारण है कि भारत में जल संकट अब भविष्य की चेतावनी नहीं, वर्तमान की कठोर सच्चाई है। देश के अनेक हिस्सों में भूजल स्तर नीचे जा चुका है, नदियां प्रदूषण से बेहाल हैं, शहरों की जल आपूर्ति व्यवस्था दबाव में है, लोग पानी के लिए घंटों इंतजार में खड़े रहते हैं। और आप देख रहे हैं कि जो नदियां पहले हमारा उद्धार करती थी, आज वो अपने लिए चिल्ला रही हैं, इतनी प्रदूषित हो चुकी हैं। और आप देखते हैं जलवायु परिवर्तन ने वर्षा को भी इतना अनिश्चित बना दिया है कि कहीं बाढ़ और कहीं सूखा एक साथ दिखाई देता है। समस्या केवल पानी की ही कमी ही नहीं है, असली संकट यह है कि प्रकृति की अपनी सीमाएं हैं। जल संचय के लिए बनी नीतियों की धीमी गति और समाज के असंतुलित जल व्यवहार के बीच आज भारत बुरी तरह उलझता जा रहा है। और भारत में जल संकट इसलिए भी जटिल है क्योंकि यहाँ पानी का सवाल सिर्फ पर्यावरण का नहीं, बल्कि कृषि, स्वास्थ्य, शहरीकरण, सामाजिक न्याय और शासन व्यवस्था सबसे जुड़ा है। भूजल पर भारत की निर्भरता बहुत अधिक है। केंद्रीय भूजल बोर्ड और सरकार द्वारा जारी नवीनतम आकलन के अनुसार वर्ष 2025 में देश की कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण क्षमता 448.52 बिलियन क्यूबिक मीटर आंकी गई, और जबकि वार्षिक निकासी 247.22 बिलियन क्यूबिक मीटर रही। पहली नजर में यह संतुलित लग सकता है, लेकिन सच यह है कि राष्ट्रीय औसत के भीतर क्षेत्रीय असंतुलन छिपा हुआ है। कई इलाके ऐसे हैं जहां निकासी सुरक्षित सीमा के आसपास है या उससे ऊपर है, जबकि दूसरे क्षेत्रों में संसाधन अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में है। यही वजह है कि जल संकट पूरे देश में एक समान नहीं है, बल्कि कई रूप में सामने आता है। क्या आता है? सामने आता है। और इसमें दो राय नहीं कि बांध, नहर, पाइपलाइन और बोरवेल आवश्यक हैं, लेकिन वे अकेले समाधान नहीं है। अब जरूरत इस बात की है कि जल नीति आपूर्ति बढ़ाने से आगे बढ़कर मांग प्रबंधन, जल गुणवत्ता पुनर्भरण, पुनर्चक्रण और स्थानीय जल शासन पर जोर दें। और इसी संदर्भ में राष्ट्रीय जल नीति में संशोधन की चर्चा महत्वपूर्ण हो जाती है। लंबे समय से यह महसूस किया जा रहा है कि वर्ष 2012 में अद्यतन हुई नीति अब मौजूदा चुनौतियों के लिए पर्याप्त नहीं है। जल संसाधन मंत्रालय के दस्तावेजों में भी यह स्वीकार किया गया कि कम जल उपयोग दक्षता, भूजल पर बढ़ता दबाव, जलवायु परिवर्तन, अपशिष्ट जल के दोबारा उपयोग और फसल पद्धति जैसे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय जल नीति के पुनरीक्षण की जरूरत पड़ी है। मेहर शाह समिति इसी उद्देश्य से गठित की गई थी। कौन सी समिति है? मेहर शाह। बुनियादी सवाल यह है कि अब जब संकट इतना स्पष्ट है तो सुधार की गति इतनी धीमी क्यों है? इसका उत्तर भारत की संघीय संरचना और जल शासन की जटिलता में छिपा है। जल राज्यों का विषय है। केंद्र दिशा दे सकता है, योजनाएं बना सकता है, वित्तीय सहायता दे सकता है, पर वास्तविक क्रियान्वयन किसने करना है? राज्यों को, स्थानीय निकायों को, विभागीय तंत्र के माध्यम से ही होता है। यही कारण है कि राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी नीयत से बनाई गई नीतियां भी जमीन तक पहुंचते पहुंचते धीमी पड़ जाती हैं। और ऊपर से पानी का प्रश्न राजनीतिक रूप से संवेदनशील भी है। मुफ्त या सस्ती बिजली, सिंचाई, शहरी जल आपूर्ति, उद्योगों की जरूरतें और राज्यों के जल विवाद, ये सब मिलकर निर्णय को कठिन बना देते हैं। और आप देखिए, कृषि इस बहस के केंद्र में है, क्योंकि भारत में जल उपयोग का सबसे बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र में होता है। मगर कृषि को दोष देकर समस्या का हल नहीं होगी। क्या समस्या हल नहीं होगी? और असल बात है कि दशकों से नीतिगत ढांचा ही ऐसे फसल को बढ़ावा देता रहा जो कई क्षेत्रों में जल उपलब्धता के अनुकूल नहीं है। जहां पानी सीमित है, वहां भी धान या फिर गन्ने जैसी
फसलों की खेती जारी रहती है और जिसमें पानी की अधिक जरूरत होती है। इस परिस्थिति में यदि जल संरक्षण की बात की जाए तो किसानों को विकल्प, तकनीक, सिंचाई, बाजार और मूल्य का आश्वासन भी देना होगा। समस्या का दूसरा बड़ा कारण जल गुणवत्ता है। कई बार पानी उपलब्ध होता है पर सुरक्षित नहीं होता है। केंद्रीय भूजल बोर्ड की 2025 की वार्षिक भूजल गुणवत्ता सपट और संसद में सरकार द्वारा साझा जानकारी बताती है कि परीक्षण के लिए एकत्रित 28.3% नमूनों में नाइट्रेट, फ्लोराइड और आर्सेनिक जैसी समस्याएं अभी भी गंभीर हैं। दिसंबर 2025 में साझा आंकड़ों के अनुसार 2024 के नमूनों में 3,415 में से 123 नमूनों में आर्सेनिक और 2,537 में से 24 नमूनों में सीसा अनुमेय सीमा से अधिक पाया गया। इसका मतलब है कि साफ है कि भारत की जल समस्या केवल कितना पानी है का प्रश्न नहीं है, बल्कि कैसा पानी है का भी प्रश्न है। और शहरी भारत में भी स्थिति कम चिंताजनक नहीं है। तेजी से बढ़ते शहरों में ने अपनी स्थानीय जल स्रोतों जैसे तालाबों, झीलों, नालों और जल ग्रहण क्षेत्रों को या तो पाट दिया है या उपेक्षित छोड़ दिया है। नतीजा ये हुआ कि शहर अब दूर दराज के स्रोत, गहरे बोरवेल और टैंकरों पर निर्भर होते गए हैं। यह व्यवस्था महंगी है और आसमान भी है और धनाढ्य इलाकों में लोग पानी खरीद लेते हैं, लेकिन गरीब बस्तियां अनिश्चित आपूर्ति पर निर्भर रहती हैं। शहरों में सीवर और औद्योगिक अपशिष्ट का पर्याप्त शोधन न होने के कारण सतही जल स्रोत और भूजल दोनों प्रभावित होते हैं। यानी शहर अपने लिए पानी खींचते भी हैं और उसे प्रदूषित भी करते हैं। यह दोहरा दबाव भविष्य की शहरी जल सुरक्षा को और अधिक नाजुक बनाता है। ग्रामीण भारत में तस्वीर अलग होते हुए भी उतनी ही गंभीर है और पिछले कुछ वर्षों में जल जीवन मिशन ने ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है और जनवरी 2026 के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मिशन के तहत 81.57% से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल से जल दिया जा चुका है। यह उपलब्धि छोटी नहीं है। वर्ष 2019 में जहां केवल सीमित हिस्से तक नल जल पहुंचा था, वहीं अब स्थिति काफी बदली है, मगर चुनौती यही समाप्त नहीं होती है। पाइप के जरिए पानी देना एक बात है, नियमित, पर्याप्त और सुरक्षित जल आपूर्ति सुनिश्चित करना दूसरी बात है। कार्यक्षमता आकलन रपट भी इस बात की ओर संकेत करती है कि कनेक्शन और भरोसेमंद सेवा में फर्क है और यही वह बिंदु है जहां समाज की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। भारत में पानी को अब भी असीमित संसाधन की तरह बरतने की प्रवृत्ति व्यापक है। घरों में अपव्यय, कॉलोनियों में वर्षा जल संचयन की उपेक्षा, भूजल के अनियंत्रित दोहन और स्थानीय जल स्रोतों के प्रति उदासीनता, ये सब मिलकर संकट को गहरा करते हैं। दूसरी ओर यही समाधान का आधार भी बन सकता है, जहां पंचायतें, मोहल्ले, किसान समूह, स्वयंसेवी संस्थाएं और स्थानीय प्रशासन मिलकर स्रोतों के पुनर्जीवन और तालाबों की मरम्मत और फसलों के विविधीकरण जैसे उपाय करते हैं और वहां परिणाम अधिक टिकाऊ दिखते हैं। नीतियां तभी सफल होती हैं जब समाज उसे अपना कार्यक्रम समझे और केवल सरकारी योजना नहीं। हाल के वर्षों में जल बजट पर भी जोर बढ़ा है और इस दिशा में उपयोगी कदम हो सकते हैं। पहले आप लोगों ने देखा होगा कि गांव में कम गहराई में भी पानी आ जाता था। बोरवेल हो या आप देखिए कुआं खोदते, कम गहराई में पानी मिल जाता था। अब उनकी गहराई बढ़ानी पड़ रही है क्योंकि भूजल का स्तर नीचे जा रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? आप लोगों को क्या लगता है? अपनी राय जरूर बताइए आप लोग। शांति का पाठ। ये मानव जीवन संघर्ष, प्रेम, शांति, इच्छा शक्ति और दूरदर्शिता का एक अनूठा उदाहरण है। मनुष्य की मनुष्यता इसी में है कि वह बिना किसी भय के, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए अपना जीवन जी सके और दूसरों को भी जीने दे। मगर आज की संस्कृति में अशांति के तत्व की प्रधानता होती जा रही है। ना तो मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन में कहीं शांति है और ना ही राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं शांति की किरण नजर आती है। हर तरफ संघर्ष का शोर सुनाई देता है। युद्ध और टकराव को ही सबसे आखिरी हल मान लिया गया है, जबकि वास्तविकता यह है कि किसी भी प्रश्न या समस्या का समाधान शांति ही है। शांति कोई असाधारण या अप्राप्य बात नहीं है, यह बहुत साधारण है, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने आप में धीरज, प्रेम और भाईचारे के भाव को उत्पन्न करना होगा। मनुष्य की ईर्ष्या ही उसके इन भावों को बाहर आने से रोकती है और धीरे धीरे न केवल वह खुद की शांति भंग करता है, बल्कि अपने आसपास की भी शांति को भंग करने लगता है। तत्कालिक तौर पर उसे जरूर लग सकता है कि अपनी मर्जी से वह जो कर रहा है उसे
उससे उसे शांति मिल रही है, लेकिन वही वास्तव में उसके जीवन की अशांति का प्रबंध भी हो सकता है। यह ध्यान रखने की जरूरत होती है कि अगर किसी मोहल्ले में आग लगती है तो उसकी आंच और आग हमारे दरवाजे तक कभी भी आ सकती है। दुनिया में जितने भी धर्म हैं और उन सब ने शांति का ही पाठ पढ़ाया, और यह एक ऐसा पाठ है जो अहिंसा के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। गांधी से लेकर नेल्सन मंडेला तक, गौतम बुद्ध से लेकर महावीर स्वामी तक, यहाँ तक कि कलिंग युद्ध के बाद महान सम्राट अशोक ने भी शांति के मार्ग को ही अपनाया। युद्ध, पीड़ा, लालसा, सब कुछ प्राप्त करने की होड़ मनुष्य को सही राह पर ले कर नहीं जाती, बल्कि इसके उलट इसे विनाश के कगार पर ले जाने में सक्षम है। सवाल है कि शांति की इस स्थापित अहमियत और बड़े बड़े प्रतीक महापुरुषों की शांति के लिए वकालत के बावजूद आज मनुष्य शांति के बजाय युद्ध को लेकर इतना उतावला क्यों रहता है। आज विश्व जिन आफतों से जूझ रहा है, ये सभी तकलीफें मनुष्य की ही नियंत्रित की हुई हैं। अपने आप को श्रेष्ठ कहलवाना, शक्ति को सर्वे सर्वा बना देना, मनुष्य को मनुष्य ना समझकर उनकी जान की कोई कीमत नहीं आंकना, ये सब बातें मनुष्यता के खिलाफ हैं। द्वितीय विश्व युद्ध से आज तक अनेक युद्ध लड़े गए देशों ने हथियारों का विकास किया, और इसमें आप देखें आणविक हथियार भी शामिल थे। लेकिन डर अब इस बात का हो गया है कि कहीं कोई परमाणु शक्ति से संपन्न देश किसी अन्य देश के खिलाफ इनका इस्तेमाल ना कर दे। बहुत सारे देशों ने परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया हुआ है। इसके बावजूद परमाणु हथियार बनाने की होड़ बदस्तूर जारी है। बड़े राष्ट्रों के डर से छोटे राष्ट्र भी अपने आप को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने में जुटे हुए हैं। बड़े राष्ट्रों का कहना है कि वे किसी अन्य राष्ट्र को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। वही छोटे राष्ट्र अपने बचाव के लिए अपने आप को परमाणु शक्ति संपन्न बनाना चाहते हैं, और यहीं से शुरू होती है विश्व में हथियारों की होड़, अशांति का माहौल और आम जनता की पीड़ा। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध इसी बात को उजागर करता है कि कमजोर अपने आप को मजबूत बनाना चाहता है, मजबूत अपने से कमजोर लोगों को मजबूत बनते हुए नहीं देखना चाहता है। इस समाज में भी देखने को मिलता है। यह बात सही है कि परमाणु ऊर्जा का सदुपयोग होना चाहिए, ना कि हथियारों की होड़ में इसका उपयोग हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम किसी संप्रभु राष्ट्र पर आक्रमण कर दें। ये मुद्दे शांति और भाईचारे से भी सुलझाए जा सकते हैं। बड़े राष्ट्रों को चाहिए कि वे छोटे देशों को आश्वस्त करें कि वे कभी भी उन पर आक्रमण नहीं करेंगे। उनको अपनी सुरक्षा के लिए आणविक हथियारों की ओर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जापान के हिरोशिमा, नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराने से उपजी त्रासदी का उदाहरण हमारे सामने, जिसका प्रभाव आज भी देखने को मिलता है। क्या हम यह चाहेंगे कि हमारे विश्व की वही स्थिति हो जो उस वक्त हुई थी? और आप खुद सोच के देखिए, अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होते तो क्या अमेरिका इजराइल हमला करते? कभी ना करते। और आप सोचिए कि इजराइल, जो अमेरिका है ना और ईरान है, इसके बीच 11,000 से ज़्यादा किलोमीटर की दूरी है, फिर भी आप देखते हैं कि ईरान को वो खतरा मान रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या व्यवस्था है। हम में से कोई भी यह नहीं जानता कि विश्व में अशांति और असुरक्षा का माहौल पनपे, और आप देखते हैं लगातार युद्धों की राजनीति में राष्ट्र अपने आप को झोंक दे। कोई नहीं चाहता है। इससे न केवल समय और धन नष्ट होता है, बल्कि लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है। वर्षों से पाया हुआ राष्ट्रीय मुकाम धराशायी हो सकता है, और हमें चाहिए कि हम अपनी लालसा को नियंत्रित करें, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से हो या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। हमें अपने अंदर की इस कमी को दूर करना ही होगा, वरना भविष्य में मनुष्य जाति के सामने संकट और ज्यादा बड़ा हो सकता है। आने वाली पीढ़ियों को हम ऐसा जीवन देकर जाएंगे जो संसाधन विहीन होगा, उनकी प्रगति के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम व्यक्तिगत स्तर पर आपसी संघर्ष से और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गृह युद्धों और महायुद्धों से दूर रहें, ताकि सभी लोग मिलजुल कर तरक्की कर सकें और विश्व को शांति रूप में समाधान दे सकें। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, अपनी राय जरूर बताया करिएगा। ये आप देखिए टिप्पणियाँ रहती हैं, इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ डाल दी जाती है, तो वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं समाधान की राय। और इससे सबसे विडंबना और क्या होगी कि पश्चिम एशिया में युद्ध ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच हो रहा है, लेकिन उसकी मार वैसे देशों को भी झेलनी पड़ रही है जो किसी भी रूप में जंग में शामिल नहीं है। कई देशों में अब हालात यह है कि वहाँ तेल और गैस की कमी की वजह से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित होने लगा है। भारत भी इन देशों में से एक है जहाँ कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति बाधित होने के कारण आम लोगों को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और खासतौर पर जब से ईरान ने हॉर्मुज जलमार्ग को बाधित किया है, तब से कई देशों में कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति पर व्यापक असर पड़ा है। देखिए एक बार देख लीजिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखें ये हमारा प्यारा भारत है, ये रूस है,
क्या ये रूस है, ये चाइना है, मंगोलिया है, यूक्रेन है। यहाँ आप देखेंगे तो आप लोगों को ईरान देखने को मिल जाएगा। ये आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान इसका पड़ोसी है, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, अर्मीनिया, तुर्की, इराक इसकी सीमा लगती है इससे, और तेहरान इसकी राजधानी है। ये फारस की खाड़ी आपको देखने को मिल रही है, ये ओमान की खाड़ी है। यहाँ आप लोग देखेंगे कि आपको हॉर्मुज जलमरू देखने को मिल जाएगी। देखिए इस क्षेत्र की बात हो रही है। और यहाँ आप देखेंगे कि आप लोगों को इजराइल देखने को मिल जाएगा, ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर है। और ये आप देखेंगे यूएसए देखने को मिल रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका, वॉशिंगटन डीसी इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। तो भारत में रसोई गैस सिलेंडर की उपलब्धता भी काफी प्रभावित हुई है। यह स्थिति मुख्य रूप से हॉर्मुज जलमार्ग को रोके रुक जाने के कारण सामने आई है, और इसमें तभी राहत मिल सकती है जब ईरान इस मार्ग को फिर से खोले। यूं वैश्विक स्तर पर यह चिंता गहरा रही है। अगर हॉर्मुज जलमार्ग को इसी तरह बाधित करके रखा गया तो आने वाले दिनों में स्थितियां और बिगड़ सकती हैं। शायद यही वजह है कि पश्चिम एशिया के इस संकट का हल निकालने की कोशिश के तहत ब्रिटेन की पहल पर 60 से ज्यादा देशों की बैठक हुई है, और जिसमें हॉर्मुज जलमार्ग को फिर से खोलने और फंसे हुए जहाजों तथा चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई है। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में बिना बाधा के जहाजों की आवाजाही की अहमियत को रेखांकित किया गया है, क्योंकि आज के दौर में समूची दुनिया में तेल और रसोई गैस लोगों के जीवन के सबसे अहम आधार बन चुके हैं। वहीं हॉर्मुज जलमार्ग के बाधित होने के बाद से ही और जिस तरह का ऊर्जा संकट गहराता जा रहा है उसका भारत पर सीधा असर पड़ा है। जाहिर है कि कई देशों की तरह भारत भी इस प्रयास में है कि जितना जल्दी हो इस संकट का हल निकले और हॉर्मुज जलमार्ग को खोला जाए। बैठक में भारत ने साफ शब्दों में कहा कि युद्ध खत्म करने के लिए तनाव कम करने और सभी पक्षों के बीच संवाद के रास्ते पर लौटने की जरूरत है। यूं भी आज के दौर में कोई भी युद्ध सिर्फ उन देशों को प्रभावित नहीं करता जिनके बीच यह लड़ा जा रहा है होता है। अब यह वैश्विक चिंता का सवाल बन चुका है कि इजरायल अमेरिका के साझा हमले के बाद ईरान ने रणनीतिक मोर्चे पर जो रोक अख्तियार किया है उसका खामियाजा अब दुनिया के कई देशों को भुगतना पड़ रहा है। संभव है कि अमेरिका और इजरायल को जवाब देने के लिए ईरान ने हमलों के अन्य मोर्चों के साथ साथ हॉर्मुज जलमार्ग को बाधित किया हो, लेकिन जो देश इस युद्ध में किसी भी पक्ष में नहीं है मगर अगर उन्हें इसकी मार झेलनी पड़ रही है तो बड़े पैमाने पर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर विपरीत असर पड़ रहा है। तो इसे कैसे देखा जाए? विडंबना यह है कि ईरान और इजरायल अमेरिका के बीच जारी युद्ध में संवाद को लेकर फिलहाल किसी भी पक्ष में कोई उत्साह नहीं दिख रहा है, मगर कूटनीतिक तकाजे के साथ साथ मानवीय पहलू से भी देखें तो हॉर्मुज जलमार्ग को तत्काल खोलने की जरूरत है, अन्यथा वैश्विक पैमाने पर जिस तरह का ऊर्जा संकट खड़ा होगा उसकी भरपाई लंबे समय तक नहीं की जा सकेगी। और ये युद्ध क्या है ना कि दोनों ने अपनी नाक का सवाल बना रखा है, अमेरिका ने भी और ईरान ने भी। ईरान का सर्वोच्च नेता को मार दिया, आपने कई बड़े नेताओं को मारा, अधिकारियों को मारा। अब वो पीछे हटता है तो आप सोचिए वो तो पूरी तरह से खत्म ही हो जाएगा एक तरह से। और डोनाल्ड ट्रंप की अगर हार होती है तो आप समझिए कि वो जो दादागिरी करते हैं वो कहाँ कर पाएंगे। आपराधिक लापरवाही। उत्तर प्रदेश में अयोध्या जिले के फैजाबाद स्थित एक निजी अस्पताल में अप्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा पेशाब कराए जाने के बाद महिला और उनके नवजात शिशु की मौत की घटना ने स्वास्थ्य सेवाओं एवं सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। खबरों के मुताबिक घटना के वक्त संबंधित डॉक्टर अस्पताल में मौजूद नहीं थी, फोन पर ही कर्मचारियों को दिशा निर्देश दे रही थी। सवाल है कि कोई भी चिकित्सक आप देखें क्या किसी मरीज या गर्भवती महिला की जान के साथ ऐसा खिलवाड़ कैसे कर सकता है? क्या किसी चिकित्सक को पेशाब के दौरान होने वाली जटिलता और जोखिम का अंदाजा नहीं होता है? यह अत्यंत गंभीर लापरवाही है कि अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सक की वैकल्पिक व्यवस्था के बिना ही फोन पर दिशा निर्देश लेकर एक महिला का पेशाब कराया गया। विचित्र यह भी है कि जब संबंधित अस्पताल में कोई विशेषज्ञ डॉक्टर मौजूद नहीं था तो गर्भवती महिला को नियमानुसार किसी दूसरे अस्पताल में क्यों नहीं भेजा गया? गौरतलब है कि अस्पताल में इस तरह के नियम कायदों को ताक पर रखकर मरीजों की जान जोखिम में डालने के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। कई बार तो मरीज की जान तक चली जाती है लेकिन कार्रवाई के नाम पर महज खानापूर्ति ही की जाती है। इस मामले में भी शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने संबंधित निजी अस्पताल को सील कर दिया और मृतका के परिजनों को जांच का आश्वासन दिया। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि जांच में लापरवाही साबित होने पर पुलिस प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। सरकारी स्तर पर दावा किया जाता है कि देश में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं में काफी प्रगति हुई है, लेकिन क्या फोन पर अप्रशिक्षित कर्मियों को दिशा निर्देश देकर किसी महिला का पेशाब कराने की जोखिम को तरक्की कहा जा सकता है? असली प्रगति तो तभी होगी जब आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ चिकित्सकों उनके सहकर्मियों को अपने कर्तव्य के प्रति जिम्मेदार, संवेदनशील, जवाबदेह बनाया जाएगा।
और बहरहाल उम्मीद की जानी चाहिए कि फैजाबाद के मामले में निष्पक्ष एवं गहन जांच की जाएगी और लापरवाही बरतने के दोषियों को कानून के कटघरे में लाया जाएगा। ये आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश है, लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे आपको। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो जरूर बताया करिएगा। धन्यवाद।